Hi students, today I am going to discuss a very important lesson of chemistry of class 10, that is chemical reactions and equation. तो chemical reaction and equation ये जो chapter है ये very important lesson है class 10 का। तो पहले तो हमको ये जानना होगा कि एक्चुअली में chemical reaction होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने definition मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है? The processes in which a substance or substances undergo a chemical change to produce new substance or substances with entire new properties are known as chemical reaction। मतलब एक सब्सटेंस या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होके एक मतलब एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज का सब्सटेंस बनाते हैं। ओके, जिसका प्रॉपर्टी मतलब पहले वाला सब्सटेंस में से टोटली अलग होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस कभी कभार मिक्स होके टोटली अलग कंपाउंड बनाते हैं, जिसका प्रॉपर्टी पहले वाले कंपाउंड से अलग होते हैं, और उस तरह के रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इतना तो हमने जान लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अभी हम देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स थ्रू व्हिच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। मतलब ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जिससे हमको ये पता लगता है कि एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता लगेगा? तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कौन सा सिम्टम जरूरी है, कौन सा सिम्टम जरूरी है? ओके, ऐसा नहीं है कि एक ही सिम्टम्स होगा, एक से ज्यादा सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक सिम्टम्स है हमारा स्टेज चेंज। मैंने बुक में एक्टिविटी 1.1 में एक क्लियरली मेंशन किया है, एक्टिविटी 1.1। जैसे मान लो आप मैग्नीशियम रिबन के ले रहे हो। ओके, मान लो आप क्या ले रहे हो? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को अगर क्या करते हैं, कैंडल के फ्लेम के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो यहाँ पे एक काम होता है। ये रिबन जो होते हैं कैंडल फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही एक तरह का व्हाइट लाइट जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम के कांटेक्ट में लाने से पहले आपको क्या करना होता है? मैग्नीशियम रिबन जो है उसको सैंड पेपर से रब करना होता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो मैग्नीशियम रिबन है एक तरह का वेरी रिएक्टिव मेटल है। व्हेनेवर मैग्नीशियम रिबन कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ओवर द मैग्नीशियम रिबन। मतलब मैग्नीशियम जो होते हैं, मैग्नीशियम रिबन जब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब मैग्नीशियम के ऊपर एक तरह का ऑक्साइड लेयर बन जाता है, जिसको हम नाम दे रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक तरह का स्टेबल लेयर होता है, और इस लेयर की वजह से क्या होता है, पहली बार में ही मैग्नीशियम रिबन जब फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं तब बर्न नहीं होता है। इसी वजह से पहले तो आपको क्या करना होगा, सैंड पेपर से ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर है इसको रिमूव करना होगा। ये लेयर एक बार हट गया, अब आप क्या कर सकते हो, मैग्नीशियम रिबन फ्लेम के कांटेक्ट में ला सकते हो, तभी ये मैग्नीशियम रिबन व्हाइट डेजलिंग फ्लेम क्रिएट करेगा और ये बर्न होगा। जब ये फ्लेम क्रिएट होगा तब उसके बाद क्या होगा, मतलब इससे मैग्नीशियम रिबन जो होगा इससे एक तरह का पाउडर निकलेगा, जिससे हम क्या करेंगे, एक तरह का ग्लास वाश होता है जिसको हम बोलते हैं पेट्री डिश, उसमें कलेक्ट करेंगे। ये होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। ठीक है, बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को एयर के कांटेक्ट में लाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसको रब करना पड़ता है। क्यों? ओके, तो पहले तो ये इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि मैग्नीशियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। When magnesium ribbon comes in contact with atmospheric oxygen, it forms a protective magnesium oxide layer over the magnesium ribbon. In presence of this oxide layer, magnesium do not react with oxygen further. So first we must have to remove this oxide layer with the help of sandpaper by rubbing it clearly. Then the underlying metal can easily be exposed to atmosphere, so that the magnesium ribbon can easily comes in contact with atmospheric oxygen and it get burns and produce a white dazzling flame. Got it? Okay, तो शायद आप लोगों को मतलब ये समझ में आ गया होगा कि स्टेज चेंज से भी हमको ये पता लगता है कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिबन सॉलिड फॉर्म में था तब मैग्नीशियम क्या था, तब सॉलिड फॉर्म में था। जब बर्न हो गया तब पाउडर फॉर्म में आ गया, मतलब कंप्लीटली अलग स्टेट में आ गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पाउडर है इसको हम पहले जो सॉलिड स्टेट है उसमें हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, मतलब ये फिजिकल चेंज भी नहीं हुआ। अगर कन्वर्ट कर सकते थे तो ये हो जाता हमारा फिजिकल चेंज हो गया। तो मतलब मैग्नीशियम पाउडर को हम दोबारा से मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा एक तरह का केमिकल चेंज।
तो स्टेट चेंज भी हमें मतलब स्टेट चेंज एक तरह का सिम्टम्स होते हैं जिससे हमको ये पता लगता है कि हाँ एक तरह का केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इतना तो बात हमको समझ में आ गया। अभी दूसरा क्या है, जैसे मान लो दूसरा क्या है, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज भी हम बोल सकते हैं कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको भी हम केमिकल रिएक्शन मान सकते हैं। मतलब ये एक तरह के सिम्टम्स होते हैं जिससे भी हमको पता लगता है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी टेम्परेचर चेंज होता क्या, मतलब क्या होता है टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर एंड हीट दोनों अलग अलग होता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि हीट एंड टेम्परेचर एक जैसा ही है, लेकिन ये अलग अलग है। वैसे टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। टेम्परेचर जो होता है वो हीट का मेजरमेंट होता है। जैसे मान लो आप लिख रहे हो 20 मतलब 0 - 2 डिग्री सेल्सियस, इससे हमको ये पता लगता है कि कोई भी चीज मतलब बहुत ठंडा है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 2000 डिग्री सेल्सियस, हमको ये पता लग रहा है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो है ये एक्चुअली हीट का मेजरमेंट है। ठीक है, टेम्परेचर इज द व्हाट मेजरमेंट ऑफ हीट। एंड हीट से क्या पता लगता है, हीट से क्या होता है, मतलब कोई भी चीज ठंडा है या फिर गर्म है उसको हम हीट से रिप्रेजेंट करते हैं। whether the object is hot or cold that can be easily identified by us with the help of heat and temperature is the measurement of heat। ठीक है, इतना तो हमको पता लग गया। जैसे मान लो आप एक कंटेनर ले रहे हो और उस कंटेनर में कुछ ना कुछ डाल रहे हो, कोई लिक्विड डाल रहे हो वाटर लाइक, और उसमें कोई नया चीज डाल रहे हो। तो पहले तो क्या था, ये जो कंटेनर जिसमें लिक्विड डाला हुआ था, अलग लिक्विड डाला हुआ था। जैसे मान लो आपने डाल दिया लिक्विड ए को डाल दिया उसमें, उसके बाद डाल दिया लिक्विड बी को डालने के बाद पहले क्या था, ये कंटेनर जो था मान लो ये ठंडा था, बी को डालने के बाद अब ये कंटेनर गर्म हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर हुआ है। ओके, क्या हुआ है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। इससे हमको ये पता लग रहा है कि अंदर तो कुछ हुआ है। मान लो ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो एक तरह का मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होते हैं कि मतलब रिएक्शन हम नहीं देख सकते, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो आउटपुट हो रहा है उसको उससे हमको ये पता लगता है कि हाँ पहले तो कुछ हुआ था। अगर बिना समझ में आ रहा है, पहले कुछ हुआ था, अगर ना हुआ होता तो टेम्परेचर चेंज भी ना हुआ होता। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज से हमको ये पता लगता है कि एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये भी एक तरह का सिम्टम्स है। ठीक है, ये भी हमको पता लग गया। मतलब टेम्परेचर चेंज अगर होता है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में, उससे हमको ये पता लगता है कि एक केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी पता लग गया। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं, कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज मतलब कलर चेंज से भी एक तरह का अलग सिम्टम्स है जिससे भी हमको पता लगता है कि एक केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे, मान लो बुक में एक्टिविटी 1.2 है, ओके, वहां पे आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लो आप एक बीकर ले रहे हो, ठीक है, उसमें डाल रहे हो आप लीड नाइट्रेट PbNO3 होल 2। अलग अलग केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसको भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं हो तो, अगर आपको मतलब किस तरह से फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर पता नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें अच्छे से बता दूंगा। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं जो होल मतलब प्रॉब्लम्स है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन, जितना भी टॉपिक कवर कर पॉसिबल है उसको मैं कवर कर लूंगा पहले। अब देखो यहाँ पे ये जो है लीड नाइट्रेट, यह है लीड नाइट्रेट। तो पहले तो आपको एक बीकर लेना है, उसमें आपको लीड नाइट्रेट डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, लीड नाइट्रेट जो है वो बोतल में किसके फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड के फॉर्म में अवेलेबल है। उसको आपको पहले किस में डालना होगा, वाटर में डालना होगा, मिक्स करना होगा, तो ये बन जाएगा लीड नाइट्रेट सोल्यूशन। देखने में पानी जैसा ही होगा। ये जो है हमारा ये पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है, ये भी बोतल में पाउडर के फॉर्म में मिलता है। उसको पहले आपको पानी में मिक्स करना होगा, उसके बाद यहाँ पे डालना होगा। पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, डालने के बाद इंटरेस्टिंग बात ये आगे क्या है, ये जो बीकर है, ओके, तो इसके नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, एक तरह का कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा, PbI2 लीड आयोडाइड का एक तरह का येलो कलर मिलेगा। और ऊपर वाला जो क्लियर सॉल्यूशन होगा वहां पे होगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट होगा। मतलब लीड नाइट्रेट था बीकर में, पहले हमने क्या लिया था, लीड नाइट्रेट लिया था, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड। डालने के बाद ओके थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड को अच्छे से मिक्स कर दिया, किसके साथ, लीड नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दिया। तो बाद में हमको क्या देखने को मिला कि बीकर के जो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ हमको क्या, एक तरह का येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो येलो प्रेसिपिटेट ये एक तरह का इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, इसी वजह से आप इसको क्लियरली देख पाओगे। और इसका कलर जो होगा, इसका कलर होगा आपका येलो। ठीक है, इसका कलर होगा आपका येलो। मतलब
पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे डाला था, डालने के बाद हमको क्या क्या कलर मिला, येलो कलर मिला। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो अंदर हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसकी वजह से ये येलो कलर आया है। मतलब कलर चेंज से भी हमको ये पता लगता है कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन कलर चेंज से भी हो सकता है। पहले कलर नहीं था, अभी हो गया, मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 भी खत्म। अभी एक और आता है, जैसे मान लो 4 कौन सा है, evolution of gas, evolution of what, evolution of gas, evolution of gas है एक्टिविटी 1.3 है। इससे हमको पता लगता है, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक कोनिकल फ्लक्स लिया। ठीक है, कोनिकल फ्लक्स लिया, उस कोनिकल फ्लक्स में आपको क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डिफरेंस क्या है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें वाटर का जो लेवल होता है वो कम होते हैं, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, वाटर का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। तो कॉन्सेंट्रेट ले लो या फिर डाइल्यूट ले लो, या आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, आपको कोई भी एक लेना है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक का 3-4 पीस यहाँ पे डालना है, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स डालना है। अब जब आप यहाँ पे क्या करोगे, जिंक ग्रेन्यूल्स डालोगे, तब क्या होगा, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में एक रिएक्शन होगा। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में एक रिएक्शन होगा, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे बनेगा क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये वोलेटाइल है तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। आपको अभी देखो, आपको कुछ ना कुछ तो देखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ धुआं टाइप, जैसे स्मोक टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा ये जो गैस रिलीज हो रहा है ये हाइड्रोजन गैस ही है। हमने तो रिएक्शन के थ्रू इसको लिखा है, लेकिन आपको तो डायरेक्ट मतलब फॉगी टाइप कुछ देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, तो कैसे पता लगेगा। तो पहले आपको ये करना है कि ये जो गैस है, इस गैस को फ्लेम के कॉन्टैक्ट में लेके आना है। जब ये गैस फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आएगा तब ये क्या होगा, एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड, लग कहते हैं ऐसा, इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, व्हेनेवर हाइड्रोजन गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद a flame or burning candle, it produces a pop sound like that. Okay, so this pop sound actually indicates that the evolved gas is hydrogen gas. समझ में आ रहा है? Very good. तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, ये किससे पता लगता है, हाइड्रोजन गैस जब कभी भी फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तब क्या प्रोड्यूस होगा, एक तरह का पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, और उस पॉप साउंड से हमको ये पता लगेगा कि यस द इवॉल्व गैस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी हम आते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। देखो, एक केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है। एक किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होगा। देखो, ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में a प्लस बी लिखा है मैंने। ये जो है, ये एक तो मान लो एक तरह का इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ये जो है होगा, ये हमारा होगा रिएक्टेंट्स। क्या होगा हमारा, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच विल टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्शन होने के लिए टेक पार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, अभी रिएक्टेंट्स यहाँ पे 2 लिखा है, ऐसा नहीं है कि सभी रिएक्शन में 2 ही रिएक्टेंट्स होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, 2 से ज्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, एक भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। और ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये रिएक्टेंट्स को एक्चुअली जब लिखा जाता है तब ये प्लस सिंबल करके दिखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है, ओके, अगर 3 रिएक्टेंट्स होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस सी लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं। ठीक है, सभी रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमको कौन सा सिंबल यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस सिंबल को यूज करना पड़ेगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट होते हैं, ओके, उस प्रोडक्ट को अगर एक प्रोडक्ट हो तो प्लस सिंबल देने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें भी हमको प्लस सिंबल दिखाना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा, सभी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमको क्या, मतलब एक्स्ट्रा करके दिखाने के लिए हमको प्लस सिंबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो हमको समझना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, the reactants are those chemical substances which will take part in a chemical reaction. After intermixing the reactants, they will provide a product एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, एक तो है C, दूसरा है D, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग होगा।
ठीक है, प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होगा रिएक्टेंट से अलग बनेगा। ओके, लेकिन रिएक्टेंट्स का एटम जो होगा या फिर मॉलिक्यूल जो होगा वो आपस में कंबाइन हो गए प्रोडक्ट बनेगा। ओके, मतलब रिएक्टेंट्स के सारे प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में होगा, नो डाउट, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट से अलग होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने ये समझा, ये जो एरो, दिस एरोहेड एक्चुअली इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज इन व्हिच डायरेक्शन द केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड। कौन से डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन जा रहा है। ओके, ये हमको कौन बताता है, ये हमको एरोहेड सिंबल बताता है। ये एरोहेड सिंबल अभी लेफ्ट से राइट है, अगर ये ऐसा बन जाता, राइट टू लेफ्ट बन जाता, तो ये बन जाता हमारा रिएक्टेंट, ये बन जाता हमारा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, ये बन जाता हमारा रिएक्टेंट, अब ये बन जाता हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एरो मार्क दिया हुआ है, तो मतलब ये बन गया हमारा रिएक्टेंट और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी गुड। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होता है। इसी वजह से रिएक्शन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ओके, मतलब जो केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमको क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का हेल्प लेते हैं, बिकॉज ए केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ओके, वेरी गुड। अभी देखो केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स क्या है हमने समझ लिया, प्रोडक्ट क्या होता है हमने समझ लिया। ठीक है, अभी हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है, हम एक्टिविटी 1.1 का वो स्टेटमेंट लेते हैं, when a magnesium ribbon burns in presence of oxygen, when a magnesium ribbon burns in presence of oxygen, it produce magnesium oxide। ठीक है, it produce what, magnesium ऑक्साइड। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट को व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, एक केमिकल इक्वेशन का फॉर्म देना है। अभी देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है, ओके, बर्निंग होने के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ पे है ऑक्सीजन है। तो स्टेटमेंट क्या था हमारा, मैग्नीशियम व्हेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा मैग्नीशियम, यहाँ पे हमने लिखा ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों अलग अलग रिएक्टेंट्स है, प्लस से सेपरेट किया, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखो मतलब एक स्टेटमेंट को हमने किसके फॉर्म में लिखा, वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतलब लेंथी होते हैं, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। मैग्नीशियम के लिए सिंबल क्या है Mg, ऑक्सीजन के लिए क्या है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए क्या है, क्या लिखा हमने MgO। अभी देखो एक केमिकल इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का जो मास होगा ये प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ओके, तो हम एटम के मास को कैलकुलेट आसानी से नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज एटम्स आर टू स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम एटम के क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम कितने क्वांटिटी में, एक है, यहाँ पे एक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है। तो मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, हम बोलोगे कि ए केमिकल इक्वेशन शुड follow the law of conservation of mass, that is number of element that will take part at the reactant side is equal to number of element that will take part at the product side। मतलब रिएक्टेंट के साइड में जितने क्वांटिटी में एटम होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड में उतने क्वांटिटी का एटम होना चाहिए। मतलब में अगर 10 ग्राम मिल रहा है तो प्रोडक्ट में भी आपको 10 ग्राम मिलेगा, लाइक दैट। ठीक है, मतलब ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसी वजह से इस इक्वेशन का हमने नाम दिया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और इसको एक और नाम से बोला जाता है, इट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को दोबारा से लिखना है। अभी देखो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किससे बैलेंस किया जाता है, एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। इससे हमको क्या आइडिया लगता है,
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आता है। ठीक है, हम इसी मेथड का यूज करके जितना भी हम करेंगे प्रॉब्लम करेंगे सभी इसी मेथड से बैलेंस करेंगे, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन आपको बहुत सारा बैलेंस करना भी होगा, इससे आपको आइडिया होगा कि किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अभी देखो मैग्नीशियम कितने क्वांटिटी में है, किसी भी एक और बात बताता हूँ, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ओके किससे बैलेंस किया जाता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से बैलेंस किया जाता है, 1 2 3 लाइक दैट। कभी भी फ्रैक्शन में उसमें बैलेंस नहीं करना है। ओके, फ्रैक्शन के थ्रू इसको बैलेंस नहीं करना है। ओके, बाद में बताऊंगा फ्रैक्शन कहाँ आते हैं। ओके, अभी नहीं करना है। अभी देखो पॉजिटिव इंटीजर, और ये पॉजिटिव इंटीजर जो आप लिखोगे कहाँ पे लिखोगे, कंपाउंड के आगे की तरफ लिखोगे। अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने क्वांटिटी में है, 2 है, तो यहाँ पे आगे 2 लिखना है, नीचे नहीं लिखना है, आगे लिखना है। यहाँ पे 2 लिख डाला तो मैग्नीशियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 2। तो ऑक्सीजन तो मैच हो गया, लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ। मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम आगे क्या डालेंगे 2। अब ये हो गया मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, अभी हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी 9 क्वेश्चन को इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, इनमें से कुछ इक्वेशन ऐसा है, जैसे मान लो ये वाला इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कभी कभार क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मान लो ये वाला दिया गया है। तो इस तरह का इक्वेशन जो होता है, जो पहले से बैलेंस्ड होता है, तो उसी को आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा सकता है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन इज, जैसा है उसको वैसा ही लिखना है। ठीक है, इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरी तरफ आता है, दूसरे क्वेश्चन ये वाला आता है, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स व्हाट, फेरोसल्फ्यूरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आपको देखना आयरन कितना है 3 है, यहाँ पे आयरन आपको 3 डालना है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपको 4 डालना है। हाइड्रोजन कितना हुआ आपका 4 2 8, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 डालना है। 4 2 8, 4 2 8। हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, आयरन 3, ये वाला बैलेंस्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इट गिव्स मेथनॉल। मतलब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितना है 3 + 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, आगे 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4। यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, कार्बन कितना है 1, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब ये बैलेंस्ड हुआ। अभी आता है 4 की तरफ, ये तो और आसान है। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, HCl, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आगे 2 डालना है। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 दोनों हो गया। ये वाला देखो बेरियम 1, ये बेरियम 1, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। क्लोरीन कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है। अभी देखो क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 है, दो कंपाउंड में 3 and 2 का एलसीएम क्या होगा आपका 6। तो 6 करने के लिए 3 के साथ 2 इंटू करना पड़ेगा और 2 के साथ 3 इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन 3 2 6, यहाँ पे आपका क्लोरीन कितना हुआ 3 2 6। एल्यूमिनियम कितना हुआ 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 ऑलरेडी है, तो बैलेंस्ड हो गया। अभी देखो सल्फर कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका कितना है सल्फर, 1 मिनट। और यहाँ पे बेरियम कितना हुआ आपका 3, यहाँ पे बेरियम कितना है 1, तो आगे की कितना डालना है 3। 3 किसके मतलब सल्फर भी कितना हुआ अभी 3 हुआ, यहाँ पे सल्फर कितना है 3। देखो एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर देखो, एल्यूमिनियम जो सल्फेट है ओके, नीचे कितना लिखा हुआ सल्फेट के नीचे 3 लिखा हुआ है। ये जो 3 है मतलब इसका मतलब ये है सल्फर के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इस 1 के साथ 3 इंटू करो, 1 3 3, सल्फर 3 हुआ। ऑक्सीजन के साथ कितना है 4 है, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ आपका 12 हुआ। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, सल्फर कितना है 3 है। आगे अगर जैसे बैलेंस करते वक्त आगे अगर मान लो 3 आया या फिर 4 आया, ऐसा कुछ नंबर आया, तो सल्फर कितना हो जाएगा 1 3 3, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 12 4 ओके 48। ये वाला हो गया। तो इस तरह का सिचुएशन आएगा। अभी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना हुआ 4 3 12, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ रहा है 4 3 12। सल्फर 3 हुआ, तो यहाँ पे भी सल्फर कितना है आपका 3 है, 3 1 3, ठीक है, ये वाला भी बैलेंस हो गया आपका। अभी देखो सोडियम वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे मान देखो रिएक्टेंट की तरफ एक हाइड्रोजन है और वही हाइड्रोजन प्रोडक्ट मतलब जितने भी प्रोडक्ट की तरफ जितने भी प्रोडक्ट आया है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आए हैं और दोनों प्रोडक्ट में हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की साइड में क्या देखना है, जो वाला हाइड्रोजन ऑड नंबर में है तो उसको आपको इवेंट करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको आपको इवेंट करना है। तो हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 हुआ, यहाँ पे 2, तो इस वाले को इवेंट कर दो, कितना हुआ 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन आपको देखना, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना है 2 है, ये बैलेंस्ड हुआ, मतलब ये वाला बैलेंस हो गया। सोडियम कितना हुआ 2, ये वाला यहाँ पे आपको सोडियम 2 लगाना है, ठीक है, बैलेंस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे देखना सोडियम, यहाँ पे सोडियम, ठीक है, सोडियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, ये भी बैलेंस्ड हो गया।
सल्फर को अभी इसको देखते हैं। फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड, एक्चुअली दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम बाद में बताएंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। फेरस सल्फेट, इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे आयरन कितना हो रहा है, आयरन 2 है, तो यहाँ पे आयरन 1 है, आगे 2 डालना है। सल्फर कितना हो गया, अभी 2 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दोनों ठीक है। ये भी बैलेंस्ड हो गया, मतलब राइट साइड में आपको 2 सल्फर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे भी आपका सल्फर कितना है, 2, मतलब सल्फर भी बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन कितना है आपका, 4 2 8, यहाँ पे आपको देखना है ऑक्सीजन 8 हुआ कि नहीं। 3 + 2 5, 5 + 3 8, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। अभी इसको देखना है। लीड नाइट्रेट व्हेन हीटेड, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लीड नाइट्रेट इसको अगर हीट करते हैं तो क्या बनेगा, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनेगा। अभी देखो जैसे इस रिएक्शन में हुआ था, कौन सा वाला, ये वाला, एक मिनट, हाँ ये वाला। जैसे ये वाला रिएक्शन में हुआ था, रिएक्टेंट की तरफ एक हाइड्रोजन था और वही हाइड्रोजन, मतलब प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन पाया गया है ना, तो उसी तरह लीड नाइट्रेट में भी क्या है, ऑक्सीजन एक कंपाउंड में है, लीड नाइट्रेट में है, और वही ऑक्सीजन सभी प्रोडक्ट में है। लीड ऑक्साइड में भी है, नाइट्रोजन में भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी है एंड ऑक्सीजन में, मतलब सभी प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट की तरफ जो ऑक्सीजन है, उस सभी ऑक्सीजन में से जो ऑड वाला ऑक्सीजन है उसको आपको इवन करना है। ये वाला इवन है, 2 है, ये वाला भी 2 है, मतलब इवन है। ये वाला आपका 1 है, तो ये बन जाएगा आपका इवन, ठीक है। इसको आपको करना है। अभी देखो लीड कितना हुआ है, 2 हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 2 डालना है। नाइट्रोजन कितना हो गया आपका, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1 × 2 2, 2 2 4, तो नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में आपका 4 है। तो प्रोडक्ट की तरफ आपको नाइट्रोजन यहाँ पे क्या डालना है, आपको 4 डालना है। अभी ऑक्सीजन कितना है, अभी 4 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, यहाँ पे हुआ है, देखते हैं एक बार। 3 2 6, 6 × 2 12, मतलब ये भी बैलेंस्ड, ठीक है। बुक में अलग अलग केमिकल इक्वेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, ओके। तो अगर उसमें से कुछ अगर दिक्कत आता है तो मुझे पूछिए, क्वेश्चन बैंक में और सवाल के क्वेश्चन बैंक में भी है, उसमें भी आप देखिए। अगर कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, वहाँ पे कर दूंगा मैं, ठीक है।